सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम इंपॉर्टेंट बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स है उसके अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो उसमें टोटल हम 150 क्वेश्चंस तक की बात कर चुके हैं। अगर वो तीनों पार्ट पिछले आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा पिछला पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो 200 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट करेगा, उसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चन जो है वो बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अलावा सीटेट का एग्जाम, टेट का एग्जाम्स या यूपी टेट का एग्जाम जो है, इन सभी एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। तो टोटल कितने पक्ष होते हैं, ये जो है वो 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है हमारा भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक पक्ष। तीनों के बारे में हम सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं, क्या क्या सारी चीजें होती हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की दूसरा हमारा है कि शोध कितने प्रकार का होता है। तो ये टोटल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। बात करें कौन कौन से, तो पहला हमारा होता है मात्रात्मक शोध और दूसरा होता है हमारा गुणात्मक शोध। शोध जो है उनको भी अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड किया गया, पर तो अगर सिंपल बेस पर इसको डिवाइड करें तो मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के 2 प्रकार के अंतर्गत इसे बांटा गया है। इसके अलावा अलग अलग अगर प्रकार से देखें तो और भी इसके प्रकार होते हैं। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो मूल्यांकन के पक्ष हैं। तो अभी हमने जाना कि संज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और इसके साथ साथ कौशलात्मक भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी हमारा उत्तर यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया? ये हमारा होती है ब्लूप्रिंट। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जब आप प्रश्न पत्र निर्माण करते हैं तो उससे पहले एक रूपरेखा तैयार करते हैं, तो वही हमारी ब्लूप्रिंट के अंतर्गत आती है। यानी कि उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं। तो मूल्यांकन में जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी शामिल किया जाता है, अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न को भी शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान है। तो कौन सा समाधान है? ये हमारा है क्रियात्मक शोध। यानी कि उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं। तो ये टोटल जो है वो 6 चरण होते हैं, पर कहीं कहीं अगर आप नेट पर इसको सर्च करेंगे तो आपको 8 भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो 6 चरण होते हैं इसी को जो है 1-2 चरण ऐसे हैं जिनको 2 भागों में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। पर अगर मेनली रूप से देखा जाए तो टोटल 6 चरण होते हैं। तो बात करें कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हमारा समस्या का चयन करना, फिर होता है हमारा रूपरेखा तैयार करना, फिर होता है हमारा आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करना, फिर होता है हमारा विश्लेषण करना, फिर होता है हमारा परिकल्पना और लास्ट होता है हमारा निष्कर्ष। तो टोटल 6 जो है वो ये क्रियात्मक शोध के चरण होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है परिकल्पना जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं परिकल्पना क्या होता है। तो किसी भी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाएं, उनके आपसी संबंध की अगर व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव जो है वो हमारा परिकल्पना, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाइपोथेसिस कहलाता है। तो ये तो आ गई परिकल्पना की डेफिनेशन। बात करें प्रकारों की, तो प्रकारों को भी इसके अंतर्गत अलग अलग डिवाइड किया गया, जैसे कि चरों की संख्या के आधार पर या चरों के आधार पर अगर मुख्य रूप से बात की जाए इसके प्रकार की तो टोटल 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा प्रकार होता है निर्देश रहित परिकल्पना और दूसरा हमारा प्रकार होता है निर्देशित परिकल्पना। ये 2 जो है वो मुख्यतः अगर इनको डिवाइड किया जाए तो उसके अंतर्गत आता है निर्देश रहित परिकल्पना और निर्देशित परिकल्पना। बात करें निर्देशित परिकल्पना के बारे में, तो इसमें जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक 2 होती हैं। इनको भी जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सकारात्मक परिकल्पना और नकारात्मक परिकल्पना। और जो निर्देशित परिकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक बांटा गया है, उसमें भी सकारात्मक परिकल्पना के अंतर्गत मान्य और नकारात्मक अमान्य ये दोनों भी डिवाइड किया गया है। ये तो हो गया हमारा पहले प्रकार के बारे में निर्देशित परिकल्पना। बात करें दूसरे के बारे में यानी कि निर्देश रहित परिकल्पना के बारे में, तो निर्देश रहित परिकल्पना के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको शून्य कहते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी जाता है। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार का होता है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया ये टोटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सकारात्मक और दूसरा होता है हमारा नकारात्मक।
प्रतीकात्मक, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है। देखिए क्वेश्चन बीटीसी 2004 और शिक्षा मित्र परीक्षा में पूछा भी गया है। तो परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पूर्व चिंतन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में जो है वो कितनी स्थितियां होती हैं। तो ये टोटल जो है वो 2 स्थितियां होती हैं। अभी हमने सारे चरण के बारे में ऑलरेडी ऊपर बात भी की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की समस्या का प्रस्तावित उत्तर है। तो क्या होता है, ये होता है हमारा परिकल्पना। परिकल्पना की डेफिनेशन हमने अभी आपको बताई भी। और अगर बात करें सिंपल सी भाषा में परिकल्पना के बारे में, तो परिकल्पना जो है वो शोधकर्ता द्वारा कोई भी समस्या उसके समाधान के उत्तर के रूप में विषय में एक अनुमान या गेस होती है। पहले से हम अपने दिमाग में एक पूर्व अनुमान बना लेते हैं, वही हमारी जो है वो परिकल्पना कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, नवाचार क्या है। और क्वेश्चन देखिए सारे जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, नवाचार क्या है। तो नाम में ही है नवाचार, यानी कि नवीन चीजों को शामिल करना। तो हम कह सकते हैं शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन जो है हमारा नवाचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं न्याय दर्श, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सैंपल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रियात्मक शोध का संपादन जो है वो जिस समूह के ऊपर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं समष्टि, यानी कि उत्तर नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। यहां से आपको समष्टि की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि औसत बुद्धि स्तर के जो छात्र छात्राएं हैं उनका बुद्धि लब्धि कितना होता है। तो टोटल 90 से 110 के बीच जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि छात्र छात्राओं का विद्यालय में मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रश्नों के प्रकार में किसका प्रयोग नहीं होता है, हमें बताना है। तो इसमें जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न का उपयोग होता है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का भी होता है, इसी के अलावा वाक्य पूर्ति वाले प्रश्न का भी उपयोग होता है, या कह सकते हैं प्रयोग होता है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है किसका प्रयोग नहीं होता है, तो आत्मनिष्ठ का जो है वो प्रयोग नहीं होता है, यानी उत्तर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे, क्रियात्मक शोध का विकास जो है वो किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए शिक्षा मित्र परीक्षा में जो है ये पूछा भी गया है। तो ये किया था लेविन, रॉबिन्सन तथा कोरे के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, शैक्षणिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का श्रेय जो है वो जाता है। तो किसको जाता है, ये जो है वो एस कोरे को जाता है। यहां पर बात की जा रही शैक्षणिक क्षेत्र में और ऊपर बात की जा रही थी क्रियात्मक शोध का विकास। तो यहां पर क्रियात्मक शोध का श्रेय और क्रियात्मक शोध का विकास दोनों में डिफरेंस है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाम जो है कोरे यहां भी आ रहा है, नाम यहां पर भी आ रहा है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। तो प्रश्न के आधार पर अपना उत्तर जो है वो टिक कीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि शून्य परिकल्पना संबंधित है। तो मैंने अभी ऊपर परिकल्पना के जो प्रकार बताए थे वहां पर बताया था कि शून्य परिकल्पना हम कहते हैं निर्देश रहित परिकल्पना से। वहां पर मैंने आपको बताया था कि शून्य इसी को कहते हैं और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं नल हाइपोथेसिस। देखिए कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो रिपीट हो जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि क्रियात्मक अनुसंधान का दूसरा नाम क्या है। तो ये जो है वो क्रियात्मक शोध जो है इसका नाम दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि मापन होता है। तो मापन क्या होता है, ये हमारा जो है वो होता है मात्रात्मक। और मापन पर हम ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस में पूरा डिटेल में बात कर चुके हैं विद एग्जांपल। अगर वो आपने नहीं देखा है तो शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार नाम की जो है प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। वहां से जो है आप टॉपिक वाइज वीडियोस इन सभी टॉपिक पर देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की कि मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन जो है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, यानी हम कह सकते हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। तो ऊपर हमने अभी टोटल 6 जो चरण बताए थे उनमें सबसे पहला चरण था हमारा समस्या का पहचान, यानी कि उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि न्याय दर्श का संबंध है। तो हम बताया था हमने आपको न्याय दर्श क्या होता है, सैंपल होता है, और संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है क्रियात्मक शोध से, यानी कि उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि न्याय दर्श का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सैंपल या नमूना। तो देखिए यही अभी हमने ऊपर बताया था और यही क्वेश्चन भी हमारा पूछ लिया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। तो क्या आता है, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत हमने बताया था कि ज्ञान या बोध पर आधारित होता है। तो पहला और दूसरा देखिए ज्ञान और बोध ऑप्शन में ही दे रखा है, तो जाहिर सी बात है बिना सोचे समझे आप कह सकते हैं उपरोक्त सभी हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी कि व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
अगला क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो बीटीसी 2011, 15, 8, 16 काफी बार पूछा गया। तो भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचियों से भी होता है, संवेगों से भी होता है, यानी कि इमोशनली रूप से भी होता है, इसके साथ साथ मनोवृत्तियों से भी होता है। तो हम कह सकते हैं उत्तर हमारा सभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है। तो इसका जो है वो दूसरा नाम होता है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को ही हम कौशलात्मक पक्ष के नाम से भी जानते हैं। सेपरेट वीडियोस में हम ऑलरेडी ये आपको बता भी चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं। तो ये जो है वो टोटल 6 स्तर होते हैं और अभी हमने जो आपको चरण बताए वही जो है हमारे स्तर भी कहलाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 की। किसका कथन है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो ये कथन जो है वो क्रॉनबैक के द्वारा कहा गया था, यानी कि उत्तर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उद्देश्य की पूर्ति करे ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये हमारा जो है वो वैधता कहलाता है। यहां पर बा लिखा है जबकि जो है वो वाह होगा, वैधता यहां पर सही होगा, यानी कि उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आप तभी कह सकते हैं कि उसमें कोई त्रुटि ना हो, बार बार आप एक ही चीज चेक कर रहे हैं तो सेम परिणाम आ रहा है, तो जो हम कह सकते हैं जो परीक्षण है वो हमारा विश्वसनीय परीक्षण के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि परीक्षण उस स्तर के परीक्षार्थियों के अनुकूल हो और सम्मिलित सभी प्रश्नों के एक निश्चित उत्तर हो ताकि उन्हें जांचने से परीक्षक की भावना, विचार, पसंद नापसंद का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा वस्तुनिष्ठता, यानी कि उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि ये किसका कथन है। शिक्षा में नवाचार का अभिप्राय अध्यापक द्वारा नवीन शिक्षण विधियों एवं उपकरणों के नवीनतम वांछित व्यवहारगत प्रयोग से है जो कि छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा की ओर उन्मुख करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा श्रीमती RK शर्मा, यानी कि उत्तर नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इनके द्वारा यह कथन कहा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं और ये क्वेश्चन देखिए बीटीसी 2018 यानी कि प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था। तो इसकी विशेषताओं में वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है, व्यवहारिकता भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहां से हमारे क्वेश्चन है पार्ट सेकंड के। फर्स्ट पार्ट में जो है हमने टोटल 36 क्वेश्चन की बात कर ली। अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीकों से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है नवाचार। नवाचार हमने आपको भी बताया था कि शिक्षा में नवीन चीजों का समावेश करना जो है वो नवाचार के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। तो क्या ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कथन कहा गया था E.M. रोजर्स के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से जो है वो भिन्न है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये कहा गया था वार्नेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि शैक्षिक नवाचार के आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा, ये जो है वो वैज्ञानिक एवं तकनीक ज्ञान का प्रसार जो है इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा मौखिक परीक्षा जो है वो किसने प्रारंभ किया था, तो ये प्रारंभ किया था ग्लेडाइट्स ने। आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए शिक्षक परीक्षा में जो है वो पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि किसने मौखिक परीक्षा को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान दिया था, तो ये जो है वो सुकरात ने दिया था। हमने ऊपर बात की मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की, प्रारंभ में जो है वो ग्लेडाइट्स का नाम आता है और महत्वपूर्ण स्थान के रूप में जो है वो सुकरात का नाम आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि मिचॉल स्क्रीवन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग कौन से हैं, तो ये जो है वो संरचनात्मक मूल्यांकन भी है और योगात्मक मूल्यांकन भी है। दोनों के बारे में हम सेपरेट वीडियोस में बात कर चुके हैं, यानी कि दोनों हमारे यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो मूल्यांकन के उद्देश्य में जो है छात्रों की समस्या का ज्ञान भी आता है, समस्या का निराकरण करना भी आता है, इसके साथ साथ शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार भी आता है। तो हम कह सकते हैं सभी हमारा यहाँ उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो विशेषताओं में जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया भी है, गुणों का मापन भी होता है, इसके साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया गतिशील होती है। तो उत्तर नंबर घ यानी कि सभी उत्तर सही हो जाएगा। विशेषताओं से यहाँ पर आपको पॉइंट
पॉइंट भी पता चल रहे हैं, तो अगर आपको जो है भी वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपको पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो इसलिए आप जो है साथ साथ में पॉइंट भी याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने जो है वो 3H संकेत दिया है। इसमें जो है वो H का मतलब क्या है? तो इसमें H का मतलब होता है हेड, हार्ट और हैंड, यानी कि उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। तो क्रम के अंतर्गत जो है वो ज्ञान एवं बोध भी आता है, अनुप्रयोग भी आता है, कौशल भी आता है, तो हम कह सकते हैं उत्तर नंबर घ हमारा सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसका कथन है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी ना किसी परिणाम में सत्ता रखती है मापने योग्य है। काफी इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? थॉर्नडाइक के द्वारा। नहीं पता है आपको तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक क्रम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था मैरिसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो कौन कौन से हैं? तो ये हमारा शिक्षण उद्देश्य भी होता है, सीखने से उत्पन्न अनुभव भी होता है, इसके साथ साथ व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। तो हम कह सकते हैं सभी हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि मापन प्लस मूल्य निर्णयन बराबर क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है मूल्यांकन। उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि किसका कथन है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्याह्न एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये कथन जो है वो वासले के द्वारा कहा गया था। उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? तो ये जो है वो अगस्त में होती है। और बात करें द्वितीय सत्र की, अगला प्रश्न है कि परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित होती है द्वितीय सत्र की परीक्षा? तो ये जो है वो दिसंबर में निर्धारित की जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि निदान यानी कि डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मापन के द्वारा, यानी कि उत्तर नंबर का हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के टोटल 60 क्वेश्चन जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। तो पिछले थर्ड पार्ट तक लगभग हमने 140 क्वेश्चन तक की बात की थी और इस वीडियो में टोटल 60, तो टोटल हमारे 200 जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।